हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द जी टेक पॉली। मेरा नाम है दीपक कुमार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़ेदार होंगे। तो कैसा रहा आपका रक्षाबंधन फेस्टिवल? उम्मीद करते हैं आपका अच्छा रहा होगा। तो आज हम अपना इंटरनेट ऑफ थिंग्स का नया टॉपिक देखेंगे। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं आपको नया टॉपिक। तो ये आपका शेड्यूल है, आप एक बार शेड्यूल को ज़रूर नोट कर लें। ये शेड्यूल में आपका सबसे पहले हम जो पढ़ा रहे हैं इस समय वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिसे मैं पढ़ा रहा हूँ। लिखा हुआ है दीपक सर। इसकी जो टाइमिंग है वो क्या है, सुबह 8 बजे से 9 बजे रहेगी। और ये मंडे टू सैटरडे हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, और जो दूसरा जो सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसे आपके उज्ज्वल सर पढ़ाने वाले हैं, जिसकी जो टाइमिंग है वो शाम को 7 बजे से 8 बजे तक रहने वाली है। ये क्लास भी क्या होगी, मंडे टू सैटरडे रनिंग में रहेगी। ठीक, और बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं फिफ्थ सेम के, वो भी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक, टेंशन ना लें, उनको भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये आपका क्या है, शेड्यूल है। एक बार इसको नोट कर लें, इसको लिख लें कहीं, और ध्यान रहे कि हमारी जो क्लासेस है, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की क्लास सुबह होने वाली है 8 से 9। और जो हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसकी जो क्लास है उज्ज्वल सर के द्वारा, वो शाम को 7 से 8 बजे होने वाली है। और ये क्लासेस जो है वो मंडे टू सैटरडे रनिंग में रहेंगी। सिर्फ संडे की क्या रहेगी, छुट्टी रहेगी। बाकी के 6 दिन क्या होगी, आपकी क्लास चलेगी। ठीक, तो देख लेते हैं अपने टॉपिक्स। तो हमने पिछली वीडियोज में आपको दो टॉपिक्स कवर कराए थे। एक था इंट्रोडक्शन ऑफ आईओटी और दूसरा था थिंग्स इन आईओटी। तो ये टॉपिक हमने आपको पिछली वीडियो में कवर कराए थे। आई होप, उम्मीद करते हैं आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। और यदि आपका कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक, और ये जो वीडियोज है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप जाएं वहाँ पर, आपके लिए प्ले लिस्ट बना दी गई है। जो फिफ्थ सेम के जितने भी लेक्चर्स होंगे, जितनी भी सब्जेक्ट के, वो फिफ्थ सेम की जो प्ले लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा। उसमें लिखा हुआ है फिफ्थ सेमेस्टर कंप्यूटर साइंस। आप जाकर उसमें फिफ्थ सेम के जितनी भी सब्जेक्ट है वो जाके वहाँ पर देख सकते हैं आप। तो ये जो हमने जो पिछली वीडियो पढ़ाई थी वो भी आपके उस प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको। ठीक, और जो उज्ज्वल सर पढ़ा रहे हैं वो भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो हमने पिछली वीडियो में दो टॉपिक्स कवर किए थे। आज जो हम कवर करने वाले हैं इसमें हम तीन टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी, दूसरा है फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी, और तीसरा रहेगा क्या, लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। ये तीन टॉपिक्स क्या करेंगे आज हम कवर करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर अपना टॉपिक। तो ये हमारा क्या, थ्री टॉपिक, जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईओटी, मीन्स आईओटी की विशेषताएं। कि आईओटी की विशेषताएं क्या होती हैं। एक आईओटी है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि आईओटी क्या होता है। थिंग्स ऑफ आईओटी पढ़ी थी, कौन कौन सी थिंग्स होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, वो हमने देखा था। आज हम देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। मतलब कोई आईओटी है, कोई आईओटी डिवाइस है, तो उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। तो इसमें अगर बात करें, सबसे पहली क्या है, कनेक्टिविटी। हमारे आईओटी की जो सबसे पहली जो विशेषता हो क्या है, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी को हिंदी में कहते हैं संपर्क, मतलब आपस में एक संपर्क क्रिएट करना। तो ये क्या है कि आईओटी डिवाइस मस्ट बी कनेक्टेड, आईओटी डिवाइस मस्ट बी कनेक्टेड टू ए नेटवर्क। मतलब हमारी जितनी भी आईओटी डिवाइसेस होती हैं वो क्या होनी चाहिए, वो कनेक्टेड होनी चाहिए। किससे, नेटवर्क से। नेटवर्क मीन्स कोई इंटरनेट हो सकता है, ब्लूटूथ हो सकता है, या फिर वाईफाई। इनके माध्यम से हमारी जो आईओटी डिवाइसेस हैं क्या होनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए। टू, किस लिए, कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा। यदि हम अपनी आईओटी डिवाइस के थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या अपना डेटा शेयर करना चाहते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो जरूरी है कि वो हमारी जो आईओटी डिवाइसेस हैं वो क्या होनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए। किसके द्वारा, नेटवर्क के द्वारा। इंटरनेट हो या ब्लूटूथ हो या फिर आप वाईफाई यूज करें। तो ये क्या है, पहला हमारा विशेषता क्या है, कनेक्टिविटी। मीन्स हमारी जो आईओटी डिवाइसेस हैं वो क्या होनी चाहिए, मस्ट मीन्स है कि नेटवर्क से कनेक्ट होने ही चाहिए। अगर आपका कोई भी आईओटी डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो उसके द्वारा फिर हम कोई भी ना तो कम्युनिकेट कर सकते हैं और ना ही उसमें कोई भी डेटा इधर से उधर सेंड कर सकते हैं। तो ये जरूरी है कि हमारा जितनी भी आईओटी डिवाइस क्या होनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए किसी नेटवर्क से। ठीक, वही चीज़ हमने हिंदी में भी लिखी है यहाँ पर कि आईओटी उपकरणों को
आपस में और क्लाउड से जुड़े रहने के लिए इंटरनेट या अन्य नेटवर्क जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ से जुड़ा होना आवश्यक होता है। मतलब हमारी जितनी डिवाइस हैं वो क्या है, जितने भी उपकरण हैं वो आपस में और क्लाउड से जुड़े रहने चाहिए। किसके थ्रू? इंटरनेट के थ्रू या वाईफाई के थ्रू जुड़ा होना क्या है, आवश्यक है, मतलब जरूरी है। अगर हम उसको कनेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी IoT डिवाइस आपस में कोई भी डेटा शेयर नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा सेकंड क्या है, ऑटोमेशन, मतलब स्वचालित क्रिया। एक स्वचालित क्रिया मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ऑटोमेशन का मतलब होता है कि हमारी कोई भी ऐसी डिवाइस हो जिससे हम क्या करें, एक ऑटोमेशन पर सेट कर दें। मीन्स हमने एक बार कोई भी कमांड दे दी उसको, किसी भी पॉइंट पर हमने सेट कर दिया कि इसको ये काम करना है, उसके बाद क्या होगा, वो डिवाइस ऑटोमेटिक क्या करेगी, वो काम करेगी। हमें बार बार उसके साथ कोई भी इंटरेक्शन या बार बार हमें उसको चलाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही उसको बार बार कोई भी कमांड देनी है हमें। मतलब एक बार आपने सेट कर दिया ये चीज़ ऐसे होनी है, तो उसके बाद क्या होगी, वो डिवाइस ऑटोमेटिक क्या करेगी, अपना काम करती रहेगी। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑटोमेशन, मतलब स्वचालित क्रिया। मतलब वो ऑटोमेटिक क्या करेगी, स्वयं से वो स्टार्ट कर रही है अपना जो भी उसमें कमांड दी गई है। तो ये क्या है इसका कि बेस्ड ऑन प्रोसेस डेटा, मतलब हमारी जो स्वचालित जो क्रियाएं होती हैं, मतलब जितने भी ऑटोमेशन हमारे कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिपेंड करते हैं किस पर, प्रोसेस डेटा पर। मतलब जो डेटा उसको दिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वो कार्य करेंगे। तो बेस्ड ऑन प्रोसेस डेटा द सिस्टम कैन टेक ऑटोमेटिक एक्शन। मतलब हमारा जो सिस्टम होगा वो क्या लेगा, वो टेक ले सकता है क्या, ऑटोमेटिक एक्शन, मतलब स्वतः एक्शन ले सकता है। जैसा हम डेटा उसको देंगे उसी के आधार पर क्या करेगा, वो एक्शन लेगा। जैसे कि लाइक लिखा भी है, जैसे कि टर्निंग लाइट, हमने कोई लाइट है उसको सेट कर दिया कि इतनी टाइमिंग पर जाकर ये लाइट ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, और जैसी ही इतनी टाइमिंग हो, जो एंडिंग टाइमिंग हम जो सेट करें उस पर जाए क्या हो जाए, वो बंद हो जाए। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक। या फिर कोई सेंडिंग अलर्ट, मतलब कोई ऐसा अलर्ट हो गया, जैसे मान लीजिए बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें हम एक बार सेट कर देते हैं। ठीक, मान लीजिए कोई फायर के लिए जो यूज करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में आपने देखा होगा कि जब भी कोई आग लग जाती है या फिर कोई भी ऐसी सपोर्टेड आग वाला ही, जैसे कि आग का जो सेंसर होता है वो क्या होता है, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लगा दिए जाते हैं। और जैसे ही यदि कोई बिल्डिंग में आग या कोई भी धुआं अगर ऐसा होता है जो कि हो जाता है, मतलब तो फिर क्या करता है, वो सेंसर करता है, उसको डिटेक्ट करता है। उससे जो उठने वाला जो तापमान, मतलब टेम्परेचर, और उसके बाद उसके जो स्मोक, मतलब जो धुआं जो उठता है, आग जब लगती है तो उसमें धुआं भी उठता है और टेम्परेचर भी होता है। तो हमारा सेंसर क्या करता है, उसको डिटेक्ट करता है, उसको डिटेक्ट करेगा, और डिटेक्ट करके क्या करेगा, एक अलर्ट क्या करता है, जारी करता है। मतलब एक हॉर्न जो होता है उसमें वो बजने लगता है। तो वही है यहाँ पर क्या है, स्टैंडिंग अलर्ट। मतलब हमारे जो फायर वाला जो सेंसर है उसने जैसे ही टेम्परेचर और स्मोक को डिटेक्ट किया, तुरंत क्या कर दिया उसने, एक अलर्ट जारी कर दिया। मतलब एक उसने हॉर्न टाइप का क्या कर दिया, उसने बजाना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या होता है, हमें हमें पता चल जाता है कि हमारे कहीं ना कहीं क्या है, हमारा कुछ फायर से रिलेटेड हमारा कुछ ना कुछ एक्शन हुआ है या कुछ ना कुछ हमारी दुर्घटना हुई है। ठीक, तो वही है अलर्ट। और कुछ भी हो सकता है, आग का या कोई भी हो, बहुत सारे सेंसर्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं अलर्ट के लिए। तो ये क्या है, ऑटोमेटिक। तो सेंसर क्या होते हैं, ऑटोमेटिक काम करते हैं, एक बार सेट कर देते हैं उसके बाद वो अपना काम करते रहते हैं। मतलब बार बार हमें उसको चलाने की या कमांड देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वही चीज़ हमने यहाँ हिंदी में भी मेंशन की है कि डेटा प्रोसेसिंग के बाद, मतलब जो डेटा हमारा रहेगा, जो डेटा हमने दिया उसको, डेटा प्रोसेसिंग के बाद सिस्टम अपने आप निर्णय लेता है, जैसे लाइट का चालू करना या फिर अलर्ट भेजना। तो ये हो गए हमारे क्या, दो विशेषताएं। उसके बाद आगे देखते हैं। तो तीसरी विशेषता क्या हमारी, इंटेलिजेंसी, मतलब बुद्धिमत्ता। मतलब जो हमारी इंटेलिजेंसी है, AI, वो क्या करती है, आजकल हम देख रहे हैं कि आज के समय हमारा AI और मशीन लर्निंग का समय आ चुका है। आज क्या कर रहे हैं हम, कोई भी डिवाइसेस है या कोई भी टेक्नोलॉजी है उसमें हम AI को क्या कर रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं। बिकॉज AI क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मतलब एक ऐसा कृत्रिम दिमाग जो क्या कर सकता है, वो सोच भी सकता है और कोई भी डिसीजन भी
ले सकता है। जैसे हम लोग हैं, हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को स्टडी करते हैं, पहले स्टडी करते करते हमें क्या हो जाता है, हमें थोड़ा सा नॉलेज हो जाती है किसी भी कार्य का डिसीजन लेने की, कि हम उसको कैसे करेंगे, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसको हैंडल करना है। तो उसी तरह क्या है, एआई भी क्या है, उसी तरह कार्य करती है। वो भी क्या है, वो चीज़ों को समझती है और धीरे धीरे क्या करती है, फिर सेल्फ डिसीजन भी लेती है वो। तो वही चीज़ है इसमें कि हमारी जो आईओटी है उसमें भी क्या है, इंटेलिजेंसिया आती है उसमें। हमारी आईओटी डिवाइसेस भी क्या है, एआई से कनेक्टेड है, तो वो भी क्या करती है, उसमें थोड़ी सी इंटेलिजेंसी होती है सेल्फ डिसीजन लेने की। तो क्या पॉइंट क्या है कि विद द हेल्प ऑफ एआई या मशीन लर्निंग, मतलब कोई भी अगर डिवाइस है, आईओटी डिवाइस, यदि हम उसको एआई और एमएल से अगर कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा जो आईओटी सिस्टम होगा कैन लर्न पैटर्न एंड मेक स्मार्ट डिसीजन। यदि हमने उसको विद हेल्प ऑफ एआई एंड एमएल, मतलब मशीन लर्निंग की हेल्प से अगर हमने कोई आईओटी डिवाइस को बनाया है या उसके साथ कनेक्ट किया हमने, तो हमारी आईओटी सिस्टम क्या होगा, वो लर्न कर सकता है पैटर्न्स को, मतलब जो हमारा डेटा, करंट में जो डेटा है उस डेटा को रीड कर सकता है। ठीक, और उसके बाद क्या है, वो मेक स्मार्ट डिसीजन, वो अपने तरफ से क्या कर सकता है, स्मार्ट डिसीजन भी ले सकता है। जैसे हम लोग कोई चीज़ पढ़ते हैं, ठीक, पढ़ने के बाद क्या होता है, हमें उसके बारे में नॉलेज हो जाती है, हम आप तो फिर हम क्या करते हैं, हम उसी चीज़ में आगे की क्या डिसीजन ले सकते हैं। उसी तरह क्या है, इसमें भी क्या होगा, अगर आईओटी डिवाइस हमने आईओटी सिस्टम में अगर एआई और एमएल यूज़ किया है, तो वो क्या करेगा, वो पैटर्न्स लर्न कर सकता है और अपनी तरह से कोई भी स्मार्ट डिसीजन भी ले सकता है। और वही चीज़ हमने यहाँ हिंदी में मेंशन किया है कि एआई और मशीन लर्निंग की मदद से आईओटी सिस्टम स्मार्ट निर्णय लेने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। मतलब जितने भी एआई और मशीन लर्निंग की मदद से अगर आईओटी बनाते हैं हम, तो आईओटी सिस्टम क्या होंगे, स्मार्ट निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, मतलब ले सकते हैं वो स्वतः। उसके बाद हमारा जो तीसरा जो विशेषता वो क्या है, सेंसिंग। सेंसिंग मीन्स संवेदनशीलता, मतलब किसी चीज़ को सेंस करना, मतलब उसको पता लगाना, इसके लिए वो यूज किया जा रहा है। जैसे आईओटी डिवाइस सेंस, मतलब सेंस कर सकती हैं और कलेक्ट डेटा। कोई भी हमारी आईओटी डिवाइस है सेंसर से रिलेटेड, तो क्या कर सकती है, वो सेंस कर सकती है और क्या करती है, सेंस के साथ साथ डेटा भी कलेक्ट करेगी। उसने अगर कोई टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर उसने सेंस किया है, तो वो पता भी कर सकती है कि उसमें कितना टेम्परेचर है, तो वो क्या, उसका डेटा हो गया। ठीक, फ्रॉम कहाँ से, देयर इन्वायरमेंट, हमारा जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट से क्या करेगी, अगर हमने कोई सेंसर यूज़ किया अपने इन्वायरमेंट के लिए, कि हमारे इन्वायरमेंट में कितना टेम्परेचर है, कितना स्मोक है, या कितनी जहरीली गैसें हैं जो भी हमारी नुकसानदायक होती हैं इन्वायरमेंट के लिए और ह्यूमंस के लिए भी, जो क्या करती हैं, खतरनाक होती हैं। ठीक, तो क्या करेगा, उनको सेंस करेगा और उसका डेटा भी क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, कहाँ से, इन्वायरमेंट से, यूजिंग सेंसर्स। जो सेंसर्स होंगे उनका यूज करके, जैसे कि कोई भी टेम्परेचर हो गया, मोशन हो गया, या ह्यूमिडिटी हो गया, मतलब कोई भी नमी हो गई या गति हो गई, या फिर कोई तापमान। हमारे जो ह्यूमिडिटी की बात करें, नमी, या फिर मोशन की बात करें, और मान लीजिए हमने एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसा सेंसर सेट कर दिया जो आने वाले तूफान की क्या दे सकता है, संभावना बता सकता है कि कितना के तूफान आ सकता है या नहीं आ सकता है। बिकॉज उसकी जो हवाएं जो होती हैं उनसे हम पता कर सकते हैं कि हवाएं जो हमारी चल रही हैं वो किस वे में चल रही हैं, क्या उनकी स्पीड है, क्या आगे कोई तूफान आ सकता है या नहीं आ सकता। वो सारी संभावना क्या है, आईओटी डिवाइसेस जो सेंसर्स होते हैं उनकी हेल्प से लगा सकते हैं हम। और वही चीज़ हिंदी में यहाँ पर कि आईओटी डिवाइस अपने आसपास के वातावरण से डेटा इकट्ठा करने के लिए सेंसर्स का उपयोग करते हैं। सेंसर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जैसे कि तापमान, गति या नमी आदि। तो हमारे जो आईओटी डिवाइसेस हैं वो अपने आसपास के वातावरण से डेटा को इकट्ठा करने के लिए इसका यूज करते हैं, सेंसर्स। तो ये हो गया हमारा का चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषता। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्या है, स्केल एबिलिटी। स्केल एबिलिटी मीन्स होता है विस्तार क्षमता। विस्तार मीन्स किसी भी चीज़ को एक्सपेंड करना, मीन्स किसी चीज़ को बढ़ाना। कोई भी हमारा बिजनेस हो गया तो उसको हमने एक्सपेंड किया, मतलब हमने उसको बढ़ा दिया। या फिर हमारी आईओटी डिवाइसेस है तो हमने नेटवर्क क्रिएट किया। अभी मान लीजिए हमारे आईओटी जो डिवाइसेस थी उसमें हमने कोई उनकी हेल्प से कोई नेटवर्क क्रिएट किया,
तो नेटवर्क क्या किया हमने, स्टार्टिंग में सिर्फ उसका जो डिवाइसेस थी, मान लीजिए 10 डिवाइस हमने यूज की, ठीक। फिर क्या हुआ, बाद में हमें ज़रूरत पड़ी और डिवाइसेस की, तो हमने क्या किया, और डिवाइसेस को भी उसके साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया, 10 और डिवाइस अटैच कर दी। इससे क्या हो गया, हमारा जो नेटवर्क था वो क्या होगा, एक्सपेंड हो गया, मीन्स विस्तार हो गया, उसकी स्केलेबिलिटी मतलब क्या होगी, बढ़ गई। तो वही चीज़ है कि आईओटी सिस्टम आर डिजाइन टू ग्रो इजिली, मतलब हमारे जो आईओटी डिवाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं कि अगर जरूरत पड़ने पर, अगर भविष्य में अगर जरूरत पड़ती है तो हम क्या कर सकें, उनको स्केल कर सकें, मतलब उनका विस्तार कर सकें, मतलब उनको बढ़ा सकें। ऐसा नहीं कि हमने कोई भी ऐसा सिस्टम क्रिएट कर दिया तो जब हमें बाद में जरूरत पड़ी कि हमें नेटवर्क को और एक्सपेंड करना है, मतलब और बढ़ाना है, तो उसको हम नहीं बढ़ा सकते, ठीक। तो क्या है, हमारा जितना भी आईओटी सिस्टम होता है उसको इस तरह से हम डिजाइन करते हैं ताकि कि समय पर आने पर क्या कर सकें, आसानी से ग्रो कर सकें, उसको बढ़ा सकें। यू कैन ऐड मोर डिवाइस, मतलब हम कभी भी और डिवाइसेस को भी अटैच कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, विदाउट मच रिकॉग्नी सॉरी रिकॉन्फ़िगरेशन, मतलब जो जैसे ये चीज़ें क्या होती हैं, जैसे कि हमारा कोई भी सेंसर्स है, सॉरी जो हमारा सिस्टम है उसमें हमने कोई भी डिवाइसेस ऐसी अटैच कर दी जो एक्सपेंड नहीं कर सकती, तो हम क्या करते हैं, उनको पहले से ही हटा देते हैं, मतलब विदाउट मच, मतलब हमारा विदाउट कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ऐसा ना हो जैसे कि हमारा कोई भी ऐसा क्रिएट कर दें तो जिसकी क्या हो, इसकी लिमिट सेट हो जाए, तो हमें विदाउट किसी प्रॉब्लम के क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, नई डिवाइस ऐड कर सकते हैं, ठीक। आईओटी सिस्टम इस तरह बनाए जाते हैं भविष्य में आसानी से क्या किया जाता है, नई डिवाइसेस को जोड़ा जा सके, मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के और बिना किसी हमारे आईओटी डिवाइसेस को हानि पहुंचाए, आराम से क्या कर सकें, उनको एक्सपेंड कर पाए। उसके बाद हमारा जो लास्ट है क्या है, सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी जो हमारी विशेषता होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हमारे जो नेटवर्क क्रिएट होते हैं, तो अगर हमारा नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, अगर वायरलेस है, इंटरनेट के माध्यम से कोई नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है, हमारी सिक्योरिटी। तो हमारी सिक्योरिटी भी क्या है, आईटी डिवाइसेस क्या होती हैं, वो प्रोवाइड करती हैं कि सिंस डेटा इज कॉन्स्टेंटली बीइंग शेयर्ड, हमारा जो डेटा होता है वो आईओटी डिवाइस से क्या होता है, कॉन्स्टेंट मतलब लगातार क्या होता है, भेजा जाता है, ठीक। तो इसलिए क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन, हमारा जो डेटा भेजने का जो हमारा सिस्टम है, जिसमें टीसीएल और एसएसएल यूज़ करते हैं, इंक्रिप्शन सिस्टम होता है, उसकी हेल्प से जब हम डेटा भेजेंगे तो क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक। हमारा जो डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो बीच में अगर कोई उसको हैक ना कर ले या उसको कोई गेट ना कर ले, तो हमारी डिवाइसेस क्या करती हैं, उस डेटा को एक कोड के फॉर्म में क्या होती है, सेंड करती हैं, उसे ही कहते हैं इनक्रिप्शन। मतलब मैंने एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर जब डेटा भेजा जाता है तो उसको एक कोड की फॉर्म में भेजा जाता है, एक उसमें एक कोडिंग होती है, इसमें उसमें कोडिंग करके, मतलब जिस जिस आधार पर, मतलब जो भी डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं उस डिवाइस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम उसकी इंक्रिप्शन करते हैं, मतलब एक कोड तैयार करते हैं और उस कोड के थ्रू क्या करते हैं, उसको डिवाइस में, दूसरी डिवाइस में भेजते हैं। जब ये दूसरी डिवाइस में जब पहुंचता है तो दूसरी डिवाइस क्या करती है, इस कोड को डिकोड करती है, मतलब उसमें क्या डेटा है उसको प्राप्त करने के लिए। एंड सिक्योरिटी आर असेंशियल इन द आईओटी सिस्टम, तुम्हारा जो आईओटी सिस्टम है उसमें सिक्योरिटी क्या है, सबसे मेन पार्ट है, मतलब सिक्योरिटी का होना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि चूंकि डेटा लगातार, इसमें हिंदी का लगा, चूंकि डेटा लगातार भेजा जाता है, मतलब हमारे जो डेटा है कॉन्स्टेंटली क्या है, शेयर किए जाते हैं, हमारे सेंसर्स होते हैं, क्या जाता है लगातार क्या है, हमें डेटा सेंड करते हैं, ठीक, और प्राप्त किया जाता है। इसलिए सुरक्षा और इंक्रिप्शन बहुत ही क्या है, जरूरी होता है। अगर आपकी आईओटी डिवाइसेस आपने कनेक्ट की, कोई नेटवर्क क्रिएट किया, अगर उसमें सिक्योरिटी नहीं है तो हमारा इसका मतलब ये है कि हमारा जो नेटवर्क है वो कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है या कभी भी एक अनऑथराइज पर्सन के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, मतलब हमारे नेटवर्क को कभी भी नुकसान हो सकता है और कभी हमारा नेटवर्क फेल हो सकता है, मतलब बर्बाद हो सकता है एक तरह से। तो बहुत ज़रूरी है, ये क्या थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे आईओटी की। आईओटी हमने टॉपिक्स पढ़ लिया, आईओटी क्या है, थिंग्स क्या है, हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी आज देख ली, ठीक। तो ये इसका तीसरा टॉपिक क्या हुआ, खत्म हुआ, ठीक। अब हम ना देखते हैं अपना एक नया टॉपिक, जैसे मैंने वही बताया आपको। तो ये हमारा क्या चौथा टॉपिक, जिसका नाम क्या है, फिजिकल डिजाइन ऑफ
आईओटी मतलब आईओटी की भौतिक संरचना। तो अभी हमने जो पिछला टॉपिक जो पढ़ाया आपको, यदि इसमें अगर कोई भी आपको अगर डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक, आपका उसका जवाब दिया जाएगा। तो ये हमारा क्या नया टॉपिक चौथा, इसका नाम क्या है, फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी, आईओटी की भौतिक संरचना। अब इस भौतिक संरचना को समझने से पहले एक बात समझ ले हम, इसमें जो बात की जा रही है फिजिकल डिजाइन। फिजिकल डिजाइन का मतलब हो गया कि इसमें जो डिजाइन होगी उसमें क्या चीज़ें होंगी, फिजिकल चीज़ें होंगी। फिजिकल चीज़ मीन्स, फिजिकल क्या होता है, सबसे पहले फिजिकल होता है जैसे कि वो चीज़ें जिसे हम देख सकते हो और छू भी सकते हैं, ऐसी चीज़ें जो हमें दिखाई भी दे रही हैं और जिन्हें हम छू भी सकते हैं अपने हाथों से। मतलब किसी हार्डवेयर की बात कर रहे हैं हम, मतलब किसी हार्डवेयर कंपोनेंट की संरचना पर बात करेंगे। मतलब फिजिकल डिजाइन की जो बात की आईओटी में, तो हम देखेंगे इसमें जो हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं उनको कनेक्ट करके हम एक कैसे फिजिकल डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं आईओटी का। मतलब जितनी जितनी फिजिकल हमारी जो पार्ट्स हैं, जितनी फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, उनकी हेल्प से हम कैसे एक फिजिकल डिजाइन बना सकते हैं आईओटी का। तो वही चीज़ क्या है इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या लिखा है इसमें सबसे पहले कि द फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी रिफर टू द हार्डवेयर कंपोनेंट्स। मतलब हमारा जो फिजिकल डिजाइन जो है आईओटी का, वो किसको रेफर कर रहा है, हार्डवेयर कंपोनेंट को। मतलब जितने भी हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं जो यूज किए जाएंगे हमारे किसके लिए, आईओटी का एक नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। तो उसमें क्या है, जो हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स हैं उन्हीं को क्या कर रहे हैं हम, फिजिकल डिजाइन बोल रहे हैं, ठीक। तो हार्डवेयर कंपोनेंट एंड डिवाइसेस, जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट होंगे, जितने भी हमारी हार्डवेयर आईओटी डिवाइसेस होंगी, उनका क्या है, उनको रिफर करती है क्या, मतलब उनके कॉम्बिनेशन से हम क्या बनाते हैं, फिजिकल डिजाइन तैयार करते हैं आईओटी का। डेट मेकअप ए आईओटी सिस्टम, जो क्या बनाती है, एक आईओटी सिस्टम क्रिएट करती हैं। एक हमने हार्डवेयर और डिवाइसेस यूज किए जिससे क्या हुआ, हमारा जो आईओटी सिस्टम था वो क्रिएट हुआ किसके आधार पर, एक फिजिकल कंपोनेंट के आधार पर। तो हो गया ये फिजिकल डिजाइन क्या है, जो हमारी आईओटी डिवाइसेस जो होंगी, जो फिजिकल डिवाइसेस होंगी, जो हार्डवेयर कंपोनेंट होंगे, उनकी हेल्प से क्या कर रहे हैं हम, एक आईओटी सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक। इसमें कोई भी लॉजिकल चीज़ें नहीं है, ठीक। ये सारी सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल है, जिन्हें हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, जो हमारी आंखों के सामने है, ठीक। और आईओटी हिंदी में क्या लिखा हुआ है, हिंदी में वही चीज़ लिखी है कि आईओटी मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की भौतिक संरचना उन हार्डवेयर घटकों और उपकरणों को संदर्भित करती है। मतलब ये जो हमारी जो फिजिकल डिजाइन बताया, वो हमने क्या होता है कि ये जो भौतिक संरचना है वो क्या करती है, उन हार्डवेयर घटकों और उपकरणों को संदर्भित करती है, मतलब उनको जोड़ती है, जो आईओटी सिस्टम को बनाते हैं। तो क्या करते हैं, आईओटी सिस्टम को बनाते हैं। तो जितने भी हार्डवेयर घटक हों या जितने भी उपकरण हैं, उन सबको जोड़कर जो हमारा जो बन रहा है उसे क्या कर रहे हैं हम, आईओटी सिस्टम, मतलब एक आईओटी सिस्टम क्रिएट हो रहा है उससे। उसके बाद ये आईओटी सिस्टम करेगा क्या, तो इट डिफाइन, जो हमारा आईओटी सिस्टम जो फिजिकल डिजाइन जो क्रिएट किया गया, वो क्या कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है क्या, कि हाउ, कि कैसे आईओटी डिवाइसेस, कम्युनिकेशन नेटवर्क एंड गेटवे, हमारे जो तीन चीज़ें जैसे कि आईओटी डिवाइसेस, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एंड गेटवेज, हमारी जो तीनों चीज़ें हैं वो कैसे इंटरेक्ट करेंगी, मतलब कैसे कम्युनिकेट करेंगी, कैसे अपने आप में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगी, किसके लिए, टू कलेक्ट, मतलब डेटा को कलेक्ट करने के लिए, ट्रांसमिट मीन्स डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, या फिर प्रोसेस डेटा, उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो ये हमारी जो आईओटी सिस्टम है, जो फिजिकल डिजाइन है, क्या कर रही है, वो डिफाइन कर रही है क्या, कि हमारी आईओटी डिवाइसेस कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगी, कैसे डेटा को प्रोसेस करेंगी, और कैसे डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेंगी, ठीक। तो जितने भी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स होते हैं, या फिर बात करें गेटवे की, एक गेटवे क्या होता है, गेटवे मीन्स जो हमारी जो गेटवे एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, हमारे लोकल सर्वर को क्लाउड सर्वर से क्या करती है, अटैच करती है, मीन्स उसके साथ में कनेक्शन क्रिएट करती है। तो ये चीज़ें कैसे कार्य करेंगी, कैसे इंटरेक्ट करेंगी एक दूसरे से, उसके लिए करती है, जो डिफाइन करती है कि हमारी फिजिकल डिजाइन, जिसमें हम फिजिकल कंपोनेंट
यूज करते हैं। तो यह संरचना आईओटी डिवाइसों, संचार नेटवर्क और गेटवे के बीच अंतर क्रिया को क्या करती है, परिभाषित करती है। मतलब उसके अंदर जो अंतर क्रिया है, जो जितनी इंटरेक्शन है, उनके को क्या कर रही है, परिभाषित कर रही है, मतलब डिफाइन कर रही है। जितनी भी चाहे आईओटी डिवाइस हो गया या संचार नेटवर्क हो गया या फिर बात करें गेटवे की, तो इनके बीच में क्या है, इनके बीच में जो अंतर क्रियाएं हो रही हैं, जो कार्य हो रहे हैं, उनको क्या कर रही है, परिभाषित कर रही है। कि हमारी संरचना, हम अपनी भौतिक संरचना से क्या कर सकते हैं, ये डिफाइन कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि हमारी जो डिवाइसेस हैं वो कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, कैसे डेटा कलेक्ट कर रही हैं, या कैसे डेटा को एक दूसरे से ट्रांसमिट कर रही हैं। ठीक, तो ये हो गया कि हमारा फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। ठीक, अब इसके कुछ मुख्य घटक मतलब की कंपोनेंट देख लेते हैं, जो एक फिजिकल डिजाइन को बनाने के लिए जरूरी होते हैं। ठीक, जब हमारी भौतिक संरचना बनेगी तो भौतिक संरचना में कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से मुख्य घटक होना जरूरी है। मतलब ऐसा ना हो कि पॉजिटिव मतलब कोई भी भौतिक संरचना हमने क्रिएट की, तो पता चला हमने जो जरूरी चीज़ें हैं वो हमारी है ही ना उसमें। ठीक, मतलब हमारा कोई भी डेटा ट्रांसफर करने वाली जो डिवाइसेस थी उसमें यूज ही नहीं की गई। ठीक, एक बार देख लेते हैं अपने क्या की कंपोनेंट ऑफ आईओटी फिजिकल डिजाइन, मतलब मुख्य घटक। एक हमारा जो फिजिकल डिजाइन जब क्रिएट किया जाएगा तो उसमें कौन कौन चीज़ें हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे मुख्य घटक हैं जो कि होने चाहिए, या ऐसे ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो होना कंपलसरी है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला क्या है, आईओटी डिवाइस। हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है क्या, आईओटी डिवाइस। सबसे पहले क्या होना चाहिए, आईओटी डिवाइस होनी चाहिए, जिसको हम थिंग्स भी क्या कहते हैं। ठीक, जैसे कि हमारा सेंसर, अगर कोई भी डेटा अगर कलेक्ट करना चाह रहे हैं, जो भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जरूरी है हमारी आईओटी डिवाइस। अब किस पर्पस के लिए या किस इन्वायरमेंट में या किस फील्ड में यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम अपनी आईओटी डिवाइस यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या हो गया, सेंसर। सेंसर यूज कर सकते हैं, या फिर एक्चुएटर, या फिर कोई एम्बेडेड सिस्टम। मतलब कोई भी आईओटी डिवाइस हो सकती है जो होनी चाहिए, जो जिस कार्य के लिए हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो सेंसर हो, चाहे एक्चुएटर हो, चाहे फिर कोई भी एम्बेडेड सिस्टम। ठीक, हम बात करेंगे आईओटी डिवाइस की। उसके बाद दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास आईओटी डिवाइस होनी चाहिए। ठीक, कि हमारी सेंसर्स की बात है या कोई भी हो, आईओटी डिवाइस होनी चाहिए। और आईओटी थिंग्स ऑफ आईओटी क्या होती है, तो मैंने कल आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि थिंग्स इन आईओटी, और उसमें मैंने बताया था 4 टाइप्स बताए थे आपको। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार देख लें, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि आईओटी में डिवाइस क्या होती हैं। ठीक, कितने टाइप्स की होती हैं और कौन कौन सी डिवाइस क्या करती हैं। ठीक, उसका एक ओवरव्यू हमने अच्छी तरह से आपको दिया गया था। तो दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। और जब आईओटी डिवाइसेस कनेक्ट हो जाती हैं तो हमें उसके लिए जरूरी होता है क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रोटोकॉल मीन्स होता है कोई भी स्टैंडर्ड या कोई भी रूल्स। मतलब किसी कार्य को करने के लिए क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं कि कोई भी कार्य हो रहा है तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी डिवाइस है अपने अकॉर्डिंग कार्य कर रही है, या फिर कोई भी चीज़ है जो अपने स्वतः ही अपने कोई भी एक्शन ले रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, कोई भी डिवाइस है उसके कुछ रूल्स बनाए जाते हैं कि वो कैसे काम करेगी, कैसे डेटा को सेंड करेगी, कैसे कैसे उसको डेटा को मैनेज करना है। ठीक, तो दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। जैसे कि कोई ब्लूटूथ, ब्लूटूथ से क्या कर सकते हैं, हम एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक, जिसमें हम प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं क्या, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या होगी, जब ब्लूटूथ के थ्रू कोई भी डेटा अगर सेंड किया जाता है या कोई भी नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, तो उसके क्या होते हैं, अपने रूल्स होते हैं सही। ठीक, उसके रूल्स में क्या है, सबसे पहले उसकी एक रेंज होती है, डिस्टेंस रेंज। कि अगर ज़्यादा रेंज पर जाता है तो वो क्या हो जाएगी, डिस्कनेक्ट हो जाएगी। या फिर कैसे कैसे डेटा को सेंड करना है, उसके भी क्या है, रूल्स हैं अपने। ठीक, उसके बाद क्या, वाईफाई। यदि आप वाईफाई के थ्रू कोई भी नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो उसके भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। ठीक, नंबर ऑफ कनेक्शन लगा सकते हैं आप, या फिर उसकी रेंज सेट कर सकते हैं, या कितना डेटा भेजा जाएगा, कितना कनेक्शन जोड़ सकते हैं, वो सारे क्या है, उनके रूल्स बने होते हैं पहले से ही। या फिर कोई सैटेलाइट, हमारा सैटेलाइट होता है जो ऊपर जो हम भेजते हैं, ठीक, आसमान में जो हमने सैटेलाइट भेज रखे हैं,
तो जो क्या करते हैं वो हमारे नेटवर्क, सारे नेटवर्क क्या करते हैं एक साथ जोड़ते हैं। ठीक, जितनी भी सारी चीज़ें हम जो भी नेटवर्क, जो भी सैटेलाइट यूज करते हैं जिस पर्पज के लिए, क्या होता है वो सारे नेटवर्क को ग्रुप करता है एक साथ। तो ब्लूटूथ की हेल्प से या फिर वाईफाई या सैटेलाइट या कोई प्रोटोकॉल यूज करें तो उसके क्या है अपने रूल्स हैं कम्युनिकेशन क्रिएट करने के लिए। उसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारा जो नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा तो उसका भी क्या होगा एक संरचना रहेगी, मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, मतलब एक संरचना क्रिएट की जाएगी जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा। ठीक, इसके लिए यूज कर सकते हैं अपना क्या गेटवे। गेटवे क्या होता है मैंने भी बताया आपको कि एक ऐसी हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो क्या करता है वो हमारे लोकल जो हमारा सर्वर है, मतलब जो हमारा सिस्टम जो है लोकल पे जो रखा हुआ है, तो लोकल मेमोरी है जो हमारा सिस्टम है सर्वर, उसको क्या करता है उसको क्लाउड सर्वर से क्या करता है कनेक्ट करता है। क्लाउड सर्वर मीन्स जो ऑनलाइन है, मतलब जिसका डेटा क्या रहता है ऑनलाइन सेव रहता है, जिसे हम कहीं भी किसी भी जगह पर जाकर सेव कर सॉरी एक्सेस कर सकते हैं या कोई भी डेटा उसमें सेव भी कर सकते हैं। तो उनका क्या करता है लोकल को और क्लाउड को, मतलब ऑनलाइन सर्वर को क्या क्या करता है जोड़ता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन क्रिएट करता है। उसके बाद क्या हमारा राउटर्स। राउटर्स क्या होते हैं, राउटर्स हम यूज करते हैं किसके लिए, जो हमारे राउटर्स क्या होते हैं ये यूज किए जाते हैं स्पेशली नेटवर्क के ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। नेटवर्क ट्रैफिक मीन्स हमारा जो डेटा जो सेंड किया जा रहा है, ठीक, एक साथ बहुत सारा डेटा, मान लीजिए हमने 4 डिवाइसेस से एक साथ डेटा इधर से उधर सेंड किया तो उसमें क्या होता है कभी कभी नेटवर्क ट्रैफिक क्या होता है क्रिएट हो जाता है। नेटवर्क ट्रैफिक को आप ऐसे समझिए जैसे कि आप मान लीजिए अगर रियल लाइफ में अगर समझें तो जैसे कि अपना जो हाईवे होते हैं, ठीक, मान लीजिए कोई चौराहा है, उसमें क्या है उसमें अगर चारों तरफ से अगर गाड़ियाँ आ रही हैं तो अगर उसमें कोई भी अगर हम एक जो सिग्नल लाइट्स होती हैं अगर उनको यूज नहीं करते हैं, सिग्नल यूज नहीं करते हैं तो उसमें क्या होता है गाड़ियाँ एक दूसरे से क्या होती हैं क्रॉस करती हैं एक दूसरे को। इसमें क्या होता है क्रॉस कनेक्शन क्या होता है एक ट्रैफिक क्रिएट हो जाता है, ना तो इधर की उधर जाती है ना इधर की उधर जाती है, तो उसमें क्या होता है सारी गाड़ियाँ फंस जाती हैं। उसी तरह क्या होता है इसमें डेटा भी होता है। मान लीजिए अगर 4 हमारी डिवाइसेस हैं जो डेटा एक दूसरे को सेंड कर रही हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं उनका डेटा जब सेंड किया जाए एक साथ तो बीच में क्या हो उनको ट्रैफिक क्रिएट हो जाए, जिससे क्या हो डेटा क्या हो फ्रीज हो जाए, डेटा वहीं के वहीं क्या हो जाए मतलब फेल हो जाए, या कहते हैं उसको हैंग हो जाए चाहे, मतलब डेटा इधर से उधर ट्रांसफर ना हो, जिसे कहते हैं ट्रैफिक। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम राउटर। राउटर क्या होते हैं इस सारे ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। जैसे ट्रैफिक लाइट पर क्या होते हैं कोई ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं या फिर लाइट्स होती हैं क्या करते हैं उनको मैनेज करती हैं, तो पूरे ट्रैफिक ना लगे इसलिए वो हैंडल करते हैं पूरे हाईवे को या पूरे जो चौराहा होता है जो, ठीक। उसके बाद स्विच की बात करें, ये भी क्या है ये भी हमारा नेटवर्क एक लोकल पर क्या करता है बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक कनेक्ट करने के लिए और नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए भी हम स्विच का यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो क्या है पावर सप्लाई। हमारे पावर सप्लाई की बिकॉज हमारी IoT डिवाइसेस हैं कि जितनी भी हैं वो सारी चीज़ें क्या होती हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास क्या होना चाहिए इलेक्ट्रिक सिग्नल मीन्स हमारे पास पावर होनी चाहिए उसको स्टार्ट करनी चाहिए। अगर हमारे पास पावर सप्लाई नहीं है तो हम कोई भी IoT डिवाइस स्टार्ट नहीं कर सकते और ना ही उसको मैनेज कर सकते हैं। तो पावर सप्लाई कैसे, अभी इसमें हम तो पावर सप्लाई कौन कौन से जैसे कि हम यूज कर सकते हैं क्या बैटरी पावर्ड। बैटरी पावर्ड मीन्स आप कोई बैटरी लेकर आए, कोई बैटरी या बैटरा जो भी है, ठीक, उसको लाएं उसको चार्ज करें और चार्ज करने के बाद हम उसकी हेल्प से कोई भी सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं या उससे पावर ले सकते हैं। मतलब बैटरी जो होती है घरों में बैटरी होती है या फिर मोबाइल की हमारी बैटरी होती है, वो क्या है एक बार हम चार्ज करते हैं उसको, चार्ज करने के बाद क्या होती है वो अपना काम करती है जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, चाहे वो 2 घंटे चलनी हो या 4 घंटे या 10 घंटे जितनी उसकी कैपेसिटी रहेगी, ठीक। उसके बाद क्या है एनर्जी हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स होता है जैसे कि कोई नेचुरल तरीके से जैसे आपका सोलर सिस्टम होता है वो क्या होता है उसे कहते हैं हार्वेस्टिंग कहते हैं। जो सोलर सिस्टम क्या होता है वो धूप से क्या करता है वो लाइट बनाता है, ठीक। तो हार्वेस्टिंग कर रहा है मतलब एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक। तो एनर्जी हार्वेस्टिंग सोलर की हेल्प से भी क्या कर सकते हैं हम डायरेक्ट भी चला सकते हैं या फिर किसी बैटरी में भी अपना पावर को सेव कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कनेक्शन भी सेट कर सकते हैं अपने IoT डिवाइसेस से, उसे क्या कहते हैं एनर्जी हार्वेस्टिंग, ठीक। तो ये हो गया हमारा पावर सप्लाई।
तो ये क्या है हमारे की कंपोनेंट ऑफ आईओटी फिजिकल डिवाइस, जो हमारे जरूरी है एक फिजिकल संरचना को, एक भौतिक संरचना को बनाने के लिए। अब चलो इसको एक डायग्राम और देख लेते हैं, ठीक, जिसमें हम कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट देखने वाले हैं। ठीक, इसका एक डायग्राम और लिया है हमने, जैसे कि ये इसका एक डायग्राम लिया है हमने एक फिजिकल डिजाइन के लिए, इसका आईओटी। बट इसमें बहुत सारे कंपोनेंट ऐसे हैं जिसके नाम भी आपने पहले नहीं सुने होंगे। ठीक, क्यों नहीं सुनेंगे? क्योंकि अभी आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला जो सब्जेक्ट है वो आपने अभी नहीं पढ़ा। ठीक, वो मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक, इसके बाद जो जैसे ये खत्म हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो हम देखेंगे जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, जितने भी हमारे सॉकेट होते हैं, जो हमारा मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड पे क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे सॉकेट लगे होते हैं जिससे हम कोई यूएसबी डिवाइस जोड़ सकते हैं, या फिर कोई नेटवर्क क्रिएट कर सकते, सॉरी नेटवर्क केबल जोड़ सकते हैं, या फिर बहुत सारे स्विच भी होते हैं और बहुत सारे उसमें सॉकेट लगे होते हैं। ठीक, और उन्हीं का एक ये डायग्राम है यहाँ पर। ठीक, क्या क्या जरूरत है, जैसे सबसे पहले बात करें अपना क्या, कनेक्टिविटी। क्या बात कर रहे हैं हम, कनेक्टिविटी। अगर हमने सिस्टम से, अगर आईओटी सिस्टम से अगर हमको कोई कनेक्टिविटी क्रिएट करनी है, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, यूएसबी होस्ट। आपने देखा होगा कंप्यूटर में यूएसबी जो स्विच होता है, उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम अपने दूसरी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर इथरनेट, एक तो यूएसबी होस्ट हो गया, एक दूसरा हो गया इथरनेट, या फिर RJ45, उनका भी यूज कर सकते हैं किसी लिए, एक एक आईओटी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक, उसके बाद बात करें दूसरा, प्रोसेसर। जब प्रोसेसर की बात आएगी, जब माइक्रो प्रोसेसर की बात आती है, तो उसमें सबसे पहले क्या आता है हमारा सीपीयू। हमें यूज क्या करते हैं उसमें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो हमारे सीपीयूज होते हैं। सीपीयू क्या है, एक हार्डवेयर कंपोनेंट। ठीक, उसके बाद अगर बात आती है हमारी ऑडियो वीडियो इंटरफेस की, हम यदि अपने सिस्टम में अगर ऑडियो वीडियो को अगर मैनेज करना चाहते हैं, तो हमारी कोई ऑडियो फाइल हो या वीडियो फाइल हो, अगर उसको मैनेज करना है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए अलग से क्या होता है, इंटरफेस बनाने के लिए बहुत सारे जैक लगे होते हैं। ठीक, इसमें एक है HDMI, और उसके बाद अगर ऑडियो के लिए यूज़ करना है तो उसके लिए अलग से तो 3.5 mm ऑडियो जैक भी होता है उसमें। या फिर हमारा वीडियो की अगर बात आती है, उसके लिए RCA वीडियो जैक भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी उसमें कनेक्ट कर सकते हैं उसमें अपने वीडियोस के इंटरफेस क्रिएट करने के लिए। या फिर अब बात कर अपने इनपुट आउटपुट इंटरफेस की, हमारे जितने भी जो हमारी डिवाइस को क्रिएट की जाएगी, उसके साथ जितने भी इनपुट आउटपुट सिस्टम अटैच किए जाएंगे, उसको हैंडल करने के लिए हमारे क्या इनपुट आउटपुट सिस्टम जो इंटरफेस है वो भी उसमें रहता है। ठीक, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं UART, या फिर SPI, या फिर I2C। इन तीनों में से हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए, आईओटी इनपुट आउटपुट इंटरफेस क्रिएट करने के लिए। ठीक, उसके बाद अगर स्टोरेज की बात आती है, कोई भी अगर स्टोरेज इंटरफेस क्रिएट करना है तो उसके लिए MMC यूज़ कर सकते हैं, या फिर STIO का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अपने स्टोरेज इंटरफेस क्रिएट करने के लिए। या फिर बात कर अपने ग्राफिक्स की, ग्राफिक्स मतलब जो आपको ये पिक्चर्स जो दिखाई देती हैं, जो 3D में हो, जिसमें जो छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, ठीक, उसको अगर बात आती है, उसके क्रिएट करने के लिए क्या होता है, हमारा जो सिस्टम्स होते हैं उसमें अलग से क्या होते हैं, ग्राफिक्स कार्ड भी आते हैं। ठीक, एक हार्डवेयर एक चिप होती है, क्या होते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, ग्राफिक्स के लिए। तो उसके लिए GPU यूनिट यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक, और उसके बाद अगर बात करें लास्ट अपना मेमोरी इंटरफेस, हमारी जो मेमोरीज होती हैं जब कनेक्ट की जाती है, तो मेमोरी भी क्या एक हार्डवेयर कंपोनेंट है। ठीक, जो मेमोरी बनाई जाती है, तो उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे एंड गेट या बहुत सारे जॉर गेट लगे होते हैं। ठीक, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा एंड गेट, नॉर गेट, जॉर गेट, वो क्या होते हैं, वो यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर क्या, मेमोरी में सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए। ठीक, हमारी जो मेमोरी होती है एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, फिर एक हार्डवेयर कंपोनेंट को इंटरेक्ट करने के लिए, उसमें डेटा सेव करने के लिए, तो हमारा जो डेटा सेव होगा वो होता है बाइनरी फॉर्म में। मीन्स हमारी बाइनरी फॉर्म्स होती हैं, उसमें क्या होता है, सिग्नल्स होते हैं 0 1 0 1। ठीक, तो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स होते हैं उनके लिए यूज़ किए जाते हैं कि हमारे गेट्स, जॉर गेट, एंड गेट, या फिर बहुत सारे गेट्स होते हैं जो आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं क्या हम, एंड या जॉर, या फिर यूज़ करते हैं DDR2 या DDR3, किसके लिए, मेमोरी इंटरफेस क्रिएट करने के लिए। ठीक, तो ये क्या है हमारे फिजिकल डिज़ाइन के लिए। ठीक, हालांकि ये सारी चीज़ें आपको
इस समय हो सकता है थोड़ी सी समझने में दिक्कत हो, बट कोई नहीं, जब एक बार आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ लेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आपको इन चीज़ों को समझने में और देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो ये क्या होगा, हमारा फिजिकल डिज़ाइन का एक डायग्राम। ठीक, जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि हमारी कौन कौन सी जरूरी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक खत्म, लास्ट फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। ठीक, आई होप, उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको कोई भी कैसा भी अगर आपको पूछना है, आपको अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आया या आपको लगता है कि इसमें अलग से कोई एक पॉइंट हमें और समझना था, तो वो भी आप लिख सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जो भी आप डाउट देंगे उसको अच्छे से क्लियर करेंगे, उसका जवाब भी दिया जाएगा। ठीक, तो ये क्या हमारा नेक्स्ट टॉपिक 5, लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। अभी हमने क्या देखा, फिजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। ठीक, अब देख रहे हैं क्या, लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। अब फिजिकल लॉजिकल की एक बार बात कर ले हम, तो फिजिकल चीज़ें क्या है, हमने बताया कि जो फिजिकल चीज़ें हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक, अब बात कर रहे हैं क्या, लॉजिकल की। मतलब हम आईओटी की एक संरचना क्रिएट करेंगे। एक तो होगी भौतिक संरचना, ठीक, दूसरी क्या होगी, तार्किक संरचना। तो लॉजिकल चीज़ में क्या है कि इसमें सिर्फ हम चीज़ों को देख पाएंगे, उनको छू नहीं सकते। भौतिक चीज़ों को देख सकते हैं, छू भी सकते हैं, पर जो बात करेंगे इसकी लॉजिकल की, तो सिर्फ इसमें कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट यूज नहीं होगा। मतलब हम हार्डवेयर कंपोनेंट पर फोकस नहीं कर रहे हैं इस डिजाइन में। ठीक, इसमें बात करेंगे सिर्फ क्या, लॉजिकल चीज़ों की। ठीक, किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट की हेल्प से कोई संरचना क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक, तो बात करें लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी की, तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है इसमें, द लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी डिफाइन। मतलब हमारी जो लॉजिकल जो डिजाइन है, लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी है, वो क्या करती है, वो डिफाइन करती है। क्या डिफाइन करती है कि हाउ मीन्स कैसे, डेटा फ्लो, मतलब जो हमारा डेटा है वो कैसे फ्लो होगा। ठीक, हमने भौतिक संरचना के आधार, मतलब फिजिकल डिजाइन के आधार पर अपना नेटवर्क सेट कर दिया। ठीक, अब बात कर रहे हैं क्या, ऑनलाइन सर्वर की। ठीक, तो हमारा कैसे डेटा क्या होगा, फ्लो होगा बिटवीन, किसके बीच में, आईओटी कंपोनेंट्स, हमारे आईओटी कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में डेटा कैसे फ्लो होगा, उसको क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है, मतलब उसको परिभाषित कर रहा है। ठीक, इंक्लूडिंग, जैसे मतलब इसमें इंक्लूड कर सकता है किसकी, मतलब जो डिफाइन कर रहा है हमारा, किसकी हेल्प से कर रहा है, इसमें हम कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स या फिर डाटा फॉर्मेट एंड प्रोसेसिंग मेथड्स। मीन्स हमारा जो बात करें, जो लॉजिकल डिजाइन ऑफ पैटर्न्स है, सॉरी लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी है, वो क्या कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है कि हमारा जो डेटा है, जो डेटा का जो फ्लो है, जो आईओटी डिवाइसेस हमने जो कनेक्ट की, जो हमने एक भौतिक संरचना बनाई, उस भौतिक संरचना में अब जो हमारा डेटा फ्लो होगा, जो लॉजिकली होगा, एक डिवाइस से दूसरे का, वो कैसे फ्लो होगा, उस डेटा का फ्लो क्या है, विद हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल्स या फिर डेटा फॉर्मेट या फिर कोई भी प्रोसेसिंग मेथड्स हो सकता है, उसकी हेल्प से कैसे डेटा का फ्लो क्रिएट होगा, उसको डिफाइन कर रहा है। ठीक, क्या हमारा लॉजिकल डिजाइन। तो लॉजिकल डिजाइन, तो द आईओटी का लॉजिकल डिजाइन डेटा के प्रवाह, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, डेटा फॉर्मेट और प्रोसेसिंग तरीकों को क्या कर रहा है, परिभाषित कर रहा है। मीन्स हमारा जो लॉजिकल डिजाइन क्या कर रहा है, हमारे जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं कैसे काम कर रहे हैं। ठीक, या हमारे जो भी डेटा फॉर्मेट है, हमारा डेटा जब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर जाता है, तो उसका क्या होता है, एक पैकेट क्रिएट करते हैं। मीन्स एक फॉर्मेट क्रिएट करते हैं कि डेटा कितना भेजा जाएगा और कितना हमें ट्रांसफ़र करना है। ऐसा नहीं है कि हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ या कोई भी डेटा का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें अनलिमिटेड या कोई भी इसमें लिमिट नहीं है। ठीक, उसकी ये क्या होती है कि डेटा पैकेट होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, हम डेटा को सेंड करते हैं। तो क्या कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है। ठीक, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, अनलाइक फिजिकल डिवाइस, मतलब फिजिकल डिवाइस के विपरीत क्या कर रहा है, जैसे मतलब सॉरी फिजिकल डिवाइस मतलब हार्डवेयर, मैंने बताया था कि जितनी भी फिजिकल डिजाइन होती है क्या होती है, हार्डवेयर। ठीक, तो उसके विपरीत क्या कर रहा है कि लॉजिकल डिजाइन जो होता है वो फोकस करता है किस पर, ऑन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पर। किस पर फोकस करता है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पर। मीन्स हमारे किसी भी हार्डवेयर की बात नहीं की जा रही, किसमें,
लॉजिकल डिजाइन में। जो हार्डवेयर थे उनकी बात की गई किसमें, फिजिकल डिजाइन में। जितनी भी फिजिकल चीज़ें थी वो हमने फिजिकल डिजाइन में क्या कर दी, ऐड कर दी थी, इसके साथ से हमने उसको कनेक्ट कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, अपने सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की, ठीक, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी कनेक्टिविटी, हमारी जो डिवाइसेस है कनेक्टिविटी क्या है, या फिर डेटा का मैनेजमेंट क्या है। ठीक, तो इसमें फोकस क्या कर रहे हैं, हमारा लॉजिकल डिजाइन किस पर फोकस कर रहा है, हमारा फोकस कर रहा है किस पर, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पर, कनेक्टिविटी पर और डेटा के मैनेजमेंट पर। ठीक, हमारा हार्डवेयर पर फोकस नहीं कर रहा है, क्या, लॉजिकल डिजाइन। वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि अनलाइक फिजिकल डिजाइन, मतलब फिजिकल डिजाइन के विपरीत हमारा लॉजिकल डिजाइन फोकस कर रहा है ओनली ऑन सॉफ्ट चीज़ों पर, मतलब सॉफ्ट चीज मीन्स विदाउट हार्डवेयर, सर हार्डवेयर फोकस नहीं कर रहा है। ठीक, वही चीज़ हमने हिंदी में लिखी है कि यहाँ पर क्या, कि यह फिजिकल डिजाइन मतलब हार्डवेयर से अलग है, मतलब फिजिकल डिजाइन जो है वो हार्डवेयर पर डिपेंड कर रही है, मतलब हार्डवेयर को मैनेज कर रही है, और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, कनेक्टिविटी और डेटा मैनेजमेंट पर फोकस करता है क्या, हमारा लॉजिकल डिजाइन। तो ये क्या हमारा लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। इसमें हम बात कर रहे हैं किसकी, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की, कनेक्टिविटी और डेटा मैनेजमेंट की। ठीक, इसमें किसी भौतिक चीज़ों को हम संरचना नहीं कर, मतलब भौतिक चीज़ों को सेट नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या हमारा लॉजिकल डिजाइन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल डिजाइन और लॉजिकल डिजाइन में क्या डिफरेंस है। ठीक, अगर नहीं आया तो एक बार और बता देता हूँ। फिजिकल डिजाइन हार्डवेयर कंपोनेंट्स, लॉजिकल डिजाइन ओनली ऑन सॉफ्टवेयर कनेक्टिविटी, जो डेटा की मैनेजमेंट है उनको देखना फिजिकल डिजाइन, सॉरी लॉजिकल डिजाइन। ठीक, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। अब इसके भी क्या कर सकते हैं हम, अपने इसके की कंपोनेंट देख लेते हैं। जैसे हमने फिजिकल डिजाइन के देखे, तो इसमें हमने फिजिकल चीज़ें देखी हमने कि इसमें IoT डिवाइस हो गया, उसमें कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स हो गए, या नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या फिर उसमें जितनी भी फिजिकल चीज़ें थी वो हमने देख ली, मतलब उसके लिए जितने भी मुख्य कंपोनेंट थे, तो मुख्य घटक थे वो देखे। एक बार इसके और देख लेते हैं। ठीक, ये क्या है यहाँ पर, की कंपोनेंट ऑफ लॉजिकल डिजाइन, मतलब लॉजिकल डिजाइन में कौन कौन से मुख्य कंपोनेंट होंगे उनको भी एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, कि हमारा जब लॉजिकल डिजाइन जब क्रिएट किया जाएगा तो उसमें कौन कौन से हमारे कंपोनेंट्स आ सकते हैं। ठीक, और कौन कौन से जरूरी हैं उनको देख लेते हैं एक बार। इसमें सबसे पहले क्या है हमारा IoT कम्युनिकेशन मॉडल। हमारा जब भी IoT डिवाइस कनेक्ट की जाएंगी, जब कम्युनिकेशन क्रिएट किया जाएगा, तो उसमें लॉजिकल में सबसे मेन चीज़ क्या होगी, हमारा कम्युनिकेशन मॉडल। हमारा जो कम्युनिकेशन जब बनाया जाएगा सर्वर से या लोकल डिवाइस से, जब आपस में कनेक्ट किया जाएगा, तो कौन सा मॉडल यूज करेंगे, बिकॉज बहुत सारे मॉडल्स होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। ठीक, जैसे कि यहाँ पर लिखा है क्लाइंट सर्वर मॉडल, या फिर ब्रोकर बेस्ड मॉडल। ठीक, और भी होते हैं जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज किए जाते हैं। ठीक, तो कम्युनिकेशन मॉडल क्या होते हैं, कम्युनिकेशन मॉडल्स होते हैं जिसमें एक या दो क्या होंगे, कंपोनेंट यूज किए जाएंगे, मतलब एक या दो क्या होंगे, सेक्शन यूज होंगे जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे। जैसे कि बात करते हैं इसकी, इसके थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल में क्या होता है, एक हमारा क्लाइंट होता है, क्लाइंट मीन्स हो गया हमारा ऑफलाइन का जो कंप्यूटर है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, हमारा जो लोकल सिस्टम है वो हो गया क्या, क्लाइंट हो गया। और जब बात करें किसकी, दूसरे की, सर्वर की, जो हमारा सर्वर है जो क्या है, ऑनलाइन है, हम अपने कंप्यूटर से कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या होगा, क्लाइंट हो गया। हमने कोई भी चीज़ सर्च की कहाँ से, सर्वर से, ऑनलाइन सर्वर से। तो इसमें हुआ क्या इस मॉडल में, इसमें हुआ ये कि हमने जैसे ही कोई रिक्वेस्ट सेंड की तो हमारी रिक्वेस्ट गई कहाँ पर, सर्वर पर। सर्वर ने क्या किया, उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद हमारे अकॉर्डिंग जो हमारी नीड थी, जिस डेटा को हमें चाहिए था उसके अकॉर्डिंग क्या किया, उसने हमको डेटा रिसीव करा दिया। ठीक, तो ये रिक्वेस्ट और प्रोसेस, मतलब हमने रिक्वेस्ट की, उसने रिस्पॉन्स दिया। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का जो मॉडल है उसे क्या कहते हैं, क्लाइंट सर्वर मॉडल्स। ठीक, तो वही है कम्युनिकेशन मॉडल, मतलब एक कम्युनिकेशन बनाने के लिए, एक कम्युनिकेट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इधर से उधर ट्रांसफर होंगी, क्या रूल्स होंगे, उसका क्या एक मॉडल्स होना चाहिए। ठीक, ऐसा ना हो कि हमने क्लाइंट ने कोई रिक्वेस्ट की और सर्वर पर जाकर वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस ही नहीं किया गया और ना ही कोई डेटा रिस्पॉन्स के तौर पर दिया गया। ठीक, तो ये नहीं है, ये एक रूल्स होना चाहिए जिस जो रिक्वेस्ट आई है उसके अकॉर्डिंग डेटा रिस्पॉन्स के तौर पर प्राप्त होना चाहिए, मतलब रिसीव होना चाहिए किसको, क्लाइंट को। ठीक,
तो वही है, ये ब्रोकर बेस्ड भी होता है। इसमें क्या होता है, थर्ड पार्टी क्या होती है यूज़ किया जाता है, दो के बीच में क्या होता है, एक तीसरा पर्सन क्या होता है, उसमें क्या करता है, उनको हेल्प करता है डेटा को इधर से उधर भेजने के लिए। मीन्स एक मीडिएटर की तरह क्या करा कार्य करता है, उसे कहते हैं ब्रोकर बेस्ड, मतलब एक बीच में थर्ड पर्सन ब्रोकर आ जाता है। ठीक, तो ये क्या है, कम्युनिकेशन मॉडल्स। ठीक, उसके बाद बात करें दूसरा कंपोनेंट क्या होना चाहिए, आईओटी क्लाउड प्लेटफॉर्म। अब आईओटी क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या होता है, आईओटी क्लाउड प्लेटफॉर्म का मतलब हुआ कि हमारा एक तो लोकल होता है, हमारे लोकल पे क्या होता है, सारा डेटा सेव होता है। ठीक, एक होता है ऑनलाइन। अब जो लोकल है उसे तो हम तभी एक्सेस कर सकते हैं जब हमारे पास अपना खुद का सेटअप, सॉरी हमारा खुद का सिस्टम हो। यदि हम एक सिस्टम को, अपने लोकल सिस्टम को एक जगह छोड़कर दूसरी जगह कहीं जाते हैं तो उसको हम एक्सेस तभी कर पाएंगे, तब उसको वापस आकर उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक, बट जो ऑनलाइन की जो बात होती है, जो क्लाउड की बात कर रहे हैं हम, तो जो ऑनलाइन सर्वर पर कोई डेटा का सेव करते हैं, हमने बात की किसकी, क्लाउड प्लेटफॉर्म की, मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जो क्या रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। ठीक, हमारा जितना भी डेटा है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी रिक्वायर्ड डेटा है, वो सारा क्या है, ऑनलाइन सर्वर पर है, जिसे हम कहीं से भी कभी भी एक्सेस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ नेटवर्क। ठीक, उसी की बात कर रहे हैं कि इसमें दूसरा कंपोनेंट क्या होना चाहिए, क्लाउड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मीन्स हमारा ऑनलाइन सर्वर होना चाहिए जिस पर हमारा डेटा क्या हो, सेव रहे। तो इसमें जैसे कि गूगल क्लाउड आपने सुना होगा, इस समय गूगल क्लाउड भी काफ़ी चर्चे में है। ठीक, जिसमें क्या होता है, गूगल क्लाउड में क्या करते हैं, हमारा जितना भी डेटा होता है, जितना भी हम रिक्वायरमेंट डेटा होता है, उसको हम ऑनलाइन रख सकते हैं। ठीक, ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़े उसको कहीं पे भी किसी भी जगह पर जाकर उसको एक्सेस कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ इंटरनेट। या फिर AWS, ये गूगल का हो गया गूगल क्लाउड। ये AWS अमेजोन वेब सर्विस, ये अमेजोन का है अपना। ठीक, ये भी क्या करता है, ये भी हमें क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करता है। मीन्स ऑनलाइन कुछ स्पेस प्रोवाइड करता है जिसमें अपना डेटा हम सेव कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद ये तीसरा माइक्रोसॉफ्ट का एजर, इसका भी यूज़ करते हैं। ये भी क्या करता है, हमें क्लाउड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आइए हमारे यहाँ पर अपना जितना भी रिक्वायर्ड डेटा है वो रखिए, और जब आपको ज़रूरत पड़े जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन, कोई भी हम, आपको दिक्कत होगी ना कुछ होगी, हम सारा का सारा डेटा खुद ही मैनेज करेंगे। बस आप आइए, रखिए और एक्सेस कर लीजिए। ठीक, हालांकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, हालांकि इसके लिए ये कुछ स्पेस फ्री भी देती हैं, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पेस जरूरत है तो ये उसका चार्ज भी लेती है। ठीक, उसको आपको पे करना पड़ता है अगर ज़्यादा कैपेसिटी आपको चाहिए तो, स्टोरेज की। अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा है जो कि काफ़ी सारा डेटा है जिसे आप ऑनलाइन रखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ पे भी करना पड़ सकता है। ठीक, तो ये क्या है, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले कम्युनिकेशन मॉडल होना चाहिए, उसके बाद क्लाउड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। मीन्स ऑनलाइन हमारा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पर हम अपना डेटा ऑनलाइन सेव कर पाएँ। ठीक, जिसे कहीं भी कभी भी एक्सेस कर पाएँ। तीसरा क्या है, IoT प्रोटोकॉल्स एंड स्टैंडर्ड्स। ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा अगर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, उसके लिए स्टैंडर्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। मीन्स हमारे प्रोटोकॉल्स होना ज़रूरी है कि हम जब ऑनलाइन रखेंगे डेटा तो कैसे रखा जाएगा, जब उसको एक्सेस करेंगे तो कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसके रूल्स क्या होंगे, उसके रूल्स रेगुलेशंस स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, सेट होने चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं है कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन आकर क्या कर ले, उसको एक्सेस कर ले, या फिर कोई भी गलत चीज़, हमने डेटा मांगा कुछ और आया कुछ, हमने सपोर्ट है हमने रिक्वेस्ट की किसी और डेटा के लिए और हमें रिसीव हो गया क्या, कुछ और डेटा, तो ऐसा नहीं है। ठीक, उसके क्या पूरे रूल्स रेगुलेशंस बने होने चाहिए। तो दूसरा क्या होगा, तीसरा क्या होगा हमारा, IoT प्रोटोकॉल एंड स्टैंडर्ड। इसके लिए HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स। ठीक, ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं अभी हम पढ़ाएंगे आपको। ठीक, इसी में आने वाला है, आपने टॉपिक देखे होंगे, इसमें है एक टॉपिक्स IoT प्रोटोकॉल्स, उसमें सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ने वाले हैं। ठीक, या TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, UDP हो गया, या फिर हमारा वेब सॉकेट हो गया। ठीक, ये क्या है, हमारे प्रोटोकॉल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, एक हमारे लॉजिकल डिज़ाइन को क्रिएट करने के लिए। ठीक, जब लॉजिकल डिज़ाइन क्रिएट किया जाएगा तो उसमें हेल्प करते हैं। ठीक, हालांकि हम अगले टॉपिक्स में आपको पढ़ाएंगे, इसमें आपका एक टॉपिक्स है IoT प्रोटोकॉल्स, तो उसमें सारे प्रोटोकॉल्स कवर करेंगे। ठीक, इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। ठीक, उसमें पढ़ेंगे बड़े एक्सप्लेन के साथ। और लास्ट क्या हमारा, सिक्योरिटी एंड ऑथेंटिकेशन। हमारा जो डिज़ाइन बनाया गया है
उसमें दो चीज़ें और सबसे मेन चीज़ें क्या है, एक है हमारा क्या, सिक्योरिटी, और दूसरा क्या, ऑथेंटिकेशन। सिक्योरिटी मीन्स हमारा डेटा क्या होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। यदि आप अपने डेटा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर सेव कर रहे हैं तो उसमें सबसे मेन चीज़ है उसकी सुरक्षा। ऐसा ना हो कि हमने कोई भी डेटा सेव किया तो पता चला कि किसी अनऑथराइज पर्सन ने उसको एक्सेस कर लिया या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको नुकसान पहुंचा दिया, या फिर उसमें कुछ भी चेंजिंग कर दी या उसको हटा दिया। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो उसमें क्या है, हमारी सुरक्षा होनी चाहिए उसमें, ठीक, सिक्योरिटी होनी चाहिए। दूसरा ऑथेंटिकेशन, मतलब हमारा डेटा है तो उसमें ये होना चाहिए कि उसको हम सिर्फ हम ही एक्सेस करें, हमारा डेटे को सिर्फ हम ही एक्सेस करें। ये क्या, इसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन। मतलब एक राइट पर्सन आकर ही क्या करे, उस डेटा को एक्सेस करे, उसकी कुछ यूजर आईडी हो और उसका कुछ पासवर्ड हो। तो जो यूजर आईडी पासवर्ड जिसके पास है, मतलब जो जेन्युइन, मतलब जो रियल पर्सन है, जो इसका ऑनर है, वही इसको क्या करे, एक्सेस करे। ऐसा ना हो कि एक अनऑथराइज पर्सन आए और उसको एक्सेस कर ले विदाउट किसी जो यूजर आईडी और पासवर्ड की है, ठीक। तो क्या ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, ठीक। हमारा डेटा अगर एक्सेस हो रहा है तो सबसे पहले ये पहचान होनी चाहिए कि आईडी पासवर्ड के थ्रू कि हमारा जो डेटा जो एक्सेस कर रहा है, जो पर्सन डेटा को ले रहा है, कि वो रियल है या नहीं है, ठीक। और इसमें हम यूज करते हैं क्या, TLS, SSL इनक्रिप्शन या फिर ऑथ 2.0, ठीक। ये क्या होते हैं, ये यूज किए जाते हैं किसके लिए, सिक्योरिटी के लिए और किसके लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक। ये चीज़ें प्रोटोकॉल्स में आती हैं, सॉरी इनक्रिप्शन में है। जब इनक्रिप्शन अगर आता है आपका आगे तो उसको जरूर पढ़ेंगे एक्सप्लेन के साथ। बस आप इतना समझें इसको कि ये इनक्रिप्शन मीन्स हमारे डेटा को एक कोड की फॉर्म में भेजना, और जब जो हमारा डेटा है जब एक डिवाइस से कोड की फॉर्म में दूसरी डिवाइस से पहुंचता है तो उसको फिर दोबारा से डिकोड करना, मतलब कोडिंग और डिकोडिंग। हमारे डेटा को बीच में एक कोड की फॉर्म भेजा जाए और उसके बाद उसको एक डिवाइस में जब पहुंच जाए तो उसको डिकोड कर लिया जाए। तो वही चीज़ है इनक्रिप्शन, उसी को कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया कि हमारा की कंपोनेंट ऑफ IoT के लॉजिकल डिजाइन। तो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, जो हमने बताया आपको फिजिकल डिजाइन में भी बताया कि फिजिकल डिजाइन में आपके कौन कौन से कंपोनेंट्स होने चाहिए, कौन कौन से की कंपोनेंट जो कंपलसरी है, ठीक। इसके बाद इसका एक डायग्राम और देखते हैं, ठीक। इसमें डायग्राम लिया हमने, ठीक। इसमें डायग्राम में समझते हैं कि हमारा एक कम्युनिकेशन मॉडल, हमारा लॉजिकल डिजाइन है वो कैसे कार्य करेगा, ठीक। तो इसमें सबसे पहले क्या है हमारा HTTP क्लाइंट। अभी हमने देखा, हमने मॉडल जब बताया आपको कम्युनिकेशन मॉडल, तो उसमें था एक क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम कि हमारा जो सर्वर है, हमारा जो डेटा जो ट्रांसफ़र होगा, जो मैनेज होगा, वो कैसे होगा, मतलब हमारे डेटा को कैसे एक जगह दूसरी जगह सेंड किया जाएगा और कैसे सेव किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, HTTP क्लाइंट। क्लाइंट मीन्स होता है जो यूजर्स होता है, ठीक। जैसे लोकल सर्वर पर, मतलब ऑफलाइन जो बैठा है, मतलब जो अपने सिस्टम पर जो बैठा है उसे कहते हैं क्लाइंट कहते हैं, ठीक। यूजर्स को जो यूज कर रहा है कंप्यूटर का। तो HTTP क्लाइंट हो गया, जिसमें हमारा रेस्ट अवेयर या फिर HTTP क्लाइंट, कोई भी HTTP क्लाइंट या अवेयर, ठीक। ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा किसके लिए, एक सर्वर पर। ये क्या हमारा सर्वर है, ये हमारा क्लाइंट है, और ये क्या हमारा HTTP सर्वर। यदि हमारे क्लाइंट को अगर कोई, मतलब क्लाइंट में तो यूजर को अगर कोई डेटा चाहिए तो क्या करेगा, वो सर्वर पर एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक। तो रिक्वेस्ट सेंड जब की जाएगी, यहाँ से क्या गई, रिक्वेस्ट गई, ठीक। जब रिक्वेस्ट गई तो बीच में क्या होता है, एक HTTP पैकेट भी यूज होता है। पैकेट मीन्स होता है उसमें हमें यूज करना पड़ता है अपनी कमांड्स, कुछ बेसिक कमांड जिनकी हेल्प से क्या करेंगे, हम डेटा को एक्सेस करेंगे। जैसे कि इसमें हो गया गेट कमांड या पोस्ट कमांड या फिर पुट कमांड या फिर कोई डिलीट कमांड। अगर हमें डिलीट करना है तो, अगर सर्वर पर कोई डेटा रखा है उसको डिलीट करना है तो हम डिलीट कमांड यूज कर सकते हैं। गेट मीन्स अगर उसको एक्सेस करना है तो गेट का यूज, पुट मतलब रखना है तो उसका यूज। ये सारी चीज़ें क्या है, कमांड ने HTTP कमांड्स होती हैं, ठीक। उसके बाद पेलोड मतलब रेस्ट। पेलोड मीन्स कोई हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है, जैसे XML हो गया, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, या फिर कोई जेसन। ये क्या होती है, ये कुछ लैंग्वेज होती हैं जो यूज की जाती है हमारे डेटा के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, मतलब उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक। तो क्या करेगी, ये रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पर फिर, और सर्वर क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट गई, उसके बाद हमने कमांड यूज कर लिया HTTP पैकेट। मतलब पैकेट मीन्स हमें कितना डेटा चाहिए, किस बेस पे चाहिए, किस आधार पे चाहिए,
वो सारी चीज़ें क्या कर दी हमने यहाँ सेट कर दी विद हेल्प ऑफ किसी भी लैंग्वेज की हेल्प से जो बैकएंड में यूज़ किया है, ठीक। उसके बाद क्या है यहाँ पर HTTP सॉरी हमारा सर्वर, और सर्वर क्या करेगा यहाँ पर, सर्वर सबसे पहले क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन मीन्स वो चेक करेगा कि जो रिक्वेस्ट आई है वो सही है या गलत है, ठीक। ऐसा ना हो कि कोई अनऑथराइज पर्सन आके क्या कर ले, रिक्वेस्ट कर ले और पता चले हमारा विदाउट ऑथेंटिकेशन हमने उसे डेटा प्रोवाइड कर दिया, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक। तो क्या करेगा, ऑथेंटिकेशन करेगा, मतलब ये चेक करेगा जो यूजर्स जो रिक्वेस्ट आ रही है वो सही है या गलत है, जो रिक्वेस्ट भेज रहा है वो राइट पर्सन है या नहीं है, ठीक। ऐसा ना हो कोई फ्रॉड कर ले बीच में। और इसके साथ ही ऑथेंटिकेशन हम यूज़ करते हैं कि हमारी रेस्टफुल वेब सर्विस, ये वेब सर्विस होती हैं जो कि यूज़ की जाती है हमारे डेटा को स्केलेबिलिटी, मेंटेनेंस या फिर उसको मैनेज करने के लिए, ठीक। ये प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, जब आप कोई प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं चाहे जावा हो चाहे PHP हो कोई भी हो, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रेस्टफुल वेब सर्विस। तो वेब सर्विस को मैनेज करने के लिए जितनी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सारी चीज़ें होती हैं इसमें डिज़ाइन की जाती हैं, ठीक। और उन्हीं की हेल्प से क्या करते हैं हम सर्वर के साथ इंटरेक्शन करते हैं। और जैसे ही अगर ऑथेंटिकेशन है मतलब अगर राइट पर्सन है तो क्या करेगा, ये हमारा सर्वर क्या करेगा, उस रिसोर्स को आइडेंटिफाई करेगा, हमारे जो ये रिसोर्स है, ठीक। उस रिसोर्स को मतलब उसको रिसोर्स को आइडेंटिफाई करेगा और आइडेंटिफाई करके जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है उसको लेगा और लेने के बाद क्या करेगा, फिर उसको वन बाई वन रिस्पॉन्स के तौर पर क्या करेगा, उसको सेंड कर देगा अपने क्लाइंट को, ठीक। तो ये तो गई रिक्वेस्ट, ये क्या हो गई, यहाँ होगी रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट गई और जब आया तो क्या गया, रिस्पॉन्स आया, ठीक। यह है हमारा रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट गई और रिस्पॉन्स वापस, ये रिसोर्स, ठीक। इसमें URI मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, तो ये क्या हमारा कम्युनिकेशन मॉडल, ठीक। सर्वर क्लाइंट सर्वर मॉडल जो हमने देखा भी कम्युनिकेशन मॉडल में, ठीक। इसमें क्लाइंट हो गया, पैकेट हो गया, सर्वर हो गया, रिसोर्स हो गया, जो भी है। तो ये क्या होगा, ये हो गया हमारा लॉजिकल। अब इस चीज़ में अगर आप एक बार देखें तो इसमें कोई सी भी फिजिकल डिवाइस की बात नहीं की गई है, मतलब इसमें एक भी कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो फिजिकली क्या हो आइडेंटिफाई करता हो, मतलब अपने आप को रिप्रेजेंट करता हो, मतलब इसमें हमने कोई भी फिजिकल कंपोनेंट यूज नहीं किया। और मैंने जब आपको अभी थोड़ी देर पहले जब फिजिकल डिजाइन ऑफ IoT पढ़ाया तो उसका जो फिगर बताया था मैंने, उसका आपको जो डायग्राम दिखाया था उसमें जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सारी की सारी क्या थी, हार्डवेयर कंपोनेंट थी, ठीक। बट इसमें जो सारी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं वो कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है, ठीक। ये सारी चीज़ें क्या है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। ये क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक। ये भी क्या है, ये कमांड्स हैं, ये भी क्या प्रोग्रामिंग का पार्ट है, ठीक। ये क्या है, ये क्लाइंट हमारा जो HTTP क्लाइंट या जो भी हमारा ऑफलाइन सर्वर पर क्या कर रहा है, सॉरी क्लाइंट जो है अपने कंप्यूटर से क्या है रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, ठीक। ये क्या रिसोर्सेस है जो ऑनलाइन सेव है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें कोई भी फिजिकल चीज़ नहीं है, ठीक। बट ये है क्या है, HTTP क्लाइंट है जो रिक्वेस्ट करेगा, ठीक। वो तो है ही क्योंकि इसमें हमारा जो हमारा IoT का सिस्टम है, जब हमारा नेटवर्क पूरा सेटअप हो जाएगा तब वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक। तो ये हो गया क्या हमारा लॉजिकल डिजाइन ऑफ IoT, ठीक। तो ये जो कंप्लीट हो गया, ठीक। उसके बाद एक चीज़ और बता दें मैं आपको कि जितना भी जो कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक। यूट्यूब पे जाकर आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। आपको थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर का जितना भी सिलेबस है वो टोटली फ्री है, ठीक। तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, ठीक। और आपको जो PDF है ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक। इसका भी आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, ठीक। अब ये PDF कहाँ से मिलेगी एक बार बता देता हूँ मैं आपको। ये PDF को आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, तो ये तो आपको अगर PDF चाहिए, ये जो हम पढ़ा रहे हैं उस सिलेबस का PDF चाहिए तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाके आपको सर्च करना है GTech Poly ऐप। क्या सर्च करना है, GTech Poly। तो जैसे ही आप GTech Poly ऐप को सर्च करेंगे उसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद उसको आपको उसमें अपना मोबाइल नंबर डाल के तो लॉगिन करना है। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे
तो आपके सामने सबसे पहले शो आउट होगा ये इंटरफेस, इसमें लिखा होगा जीटेक पॉली, और उसके बाद ये सारा आपको फ्रंट पे ही क्या होगा, शो आउट होगा। तो आपको क्या है, सबसे पहले आपको कहाँ, आपको क्लिक करना है कहाँ पर, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको पीडीएफ चाहिए तो इसमें आपको क्या आना है, स्टडी मटेरियल, इसमें सेक्शन बना हुआ है ये फ्री कंटेंट का, ठीक। तो इसमें आपको क्लिक कहाँ करना है, स्टडी मटेरियल पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तुरंत आपके सामने एक नया पेज क्या होगा, ओपन होगा, इसमें लिखा हुआ स्टडी मटेरियल, और इसमें सारे क्या होंगे, इसमें बने होंगे स्टेप बाय स्टेप फोल्डर्स। तो आपको सर्च करना है क्या, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर नाम का फोल्डर, जहाँ आपको दिख जाए वही क्या करना है, आपको इस पर 2 बार क्लिक करना है, ठीक। इसको आपको ओपन करना है कंप्यूटर साइंस के फोल्डर को। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तुरंत आपके सामने क्या होगा, एक तीसरा इंटरफेस, एक तीसरी स्क्रीन क्या होगी आपके सामने खुलकर आ जाएगी, ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसमें आपको 2 फोल्डर बने हुए हैं इसमें, ठीक। पहला बना हुआ है CSE 5th सेम का, मतलब जो 5वें सेमेस्टर के जो फाइनल के स्टूडेंट हैं, जो तीसरे साल में पढ़ रहे हैं उनके लिए, और जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जो 3rd सेमेस्टर के हैं उनके लिए। आप अगर 5th के हैं तो आप 5th वाले पर जा सकते हैं, और इसमें जाकर आपको जितना भी हम पढ़ा रहे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो उज्ज्वल सर पढ़ा रहे हैं आपके, वो सारी PDF क्या होंगी आपको इसमें मिल जाएंगी, ठीक। यदि आप 3rd सेमेस्टर के हैं तो आप 3rd सेमेस्टर वाले जो फोल्डर है आप उस पर क्लिक करें, और आपको 3rd सेमेस्टर की सारी PDF आपको इसमें मिल जाएंगी, और आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है, ठीक। आप इसमें देख सकते हैं जाकर, तो ये आपको PDF मिल जाएगी आसानी से, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।